युद्ध खत्म होने के आसार बहुत कम हो चुके हैं। ये पीट हेग्सेथ के इस बयान के बाद सामने आ चुका है, लेकिन उसकी विभीषिका लोग कैसे झेल रहे हैं, ये बात भी सामने। देश के अंदर, भारत के अंदर काला बाजारी गैंग अपने चरम पर काम कर रहा है। लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट उत्तर प्रदेश में कैसे ऐसे अपराधियों का हिसाब किताब किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज को लेकर कालाबाजारी करने वालों, अफवाह फैलाने वालों पर कैसे शिकंजा कसा जा रहा है, ये ग्राउंड स्ट्राइक के जरिए, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए ये देखिए आप। कालाबाजारी, मुनाफाखोरी योगी राज में नहीं चलेगी। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, इन अफवाहबाजों से हमेशा सतर्क होना होगा। जिसने भी अफवाह फैलाई, यूपी में उसकी शामत आई। ये अफवाहबाज देश का नुकसान कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। कई देशों में गैस और तेल की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन भारत में सप्लाई सामान्य बनी होने के बावजूद अफवाहों का बाजार गर्म है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी गैस की शॉर्टेज के नाम पर हंगामा खड़ा करने वाले एक्टिव हैं। यूपी में जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक के लिए अब तक 17,581 जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं। इस विशेष अभियान में अभी तक 222 एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई के दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है और कमर्शियल सिलेंडर्स के 20% आवंटन पर भी सख्ती की गई है। योगी सरकार की सख्ती के बावजूद कालाबाजारियों की अकल ठिकाने नहीं आई है। राज्य के कई जगहों पर गैस सिलेंडर के नाम पर धांधली और गुंडागर्दी जारी है। आपको यूपी के हाथरस की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां वाजिब सवाल पूछने पर गैस एजेंसी के कर्मचारी दबंगई पर उतर आए। हाथरस में आरोप है कि कर्मचारी वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं और इन्हीं आरोपों पर जब जी न्यूज के संवाददाता ने सवाल किया तो एजेंसी वाले बदसलूकी करने लगे। मैं जी न्यूज से पत्रकार हूँ भैया। मैं समस्या क्या है यहाँ पे बनाने में? बता रहा हूँ, सुनने नहीं, सुनवाई में नहीं, नीचे बराबर है। राजधानी लखनऊ में तो डिजिटल तरीके से धांधली का खुलासा हुआ है। लोगों का आरोप है कि उनके फोन नंबर से ऑटोमेटिक गैस बुक हो रहे हैं, सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी का मैसेज भी आ रहा है, लेकिन सिलेंडर उनके घर पर डिलीवर ना होकर कहीं और ही जा रहा है। कि आपकी बुकिंग 3 तारीख को ही ऑलरेडी हो चुकी है, नेक्स्ट बुकिंग अभी नहीं होगी। जो आपने नहीं की थी? जो हमने नहीं, मेरा नहीं करी थी। ये इसमें आया कि डियर कस्टमर, योर लास्ट सिलेंडर वाज डिलीवर्ड ऑन 3/3/26। बुकिंग भी नहीं दिखाई, तो हाँ डिलीवर्ड ऑन, जबकि मैंने करा ही नहीं था। हाँ, तो अब नेक्स्ट बुकिंग के लिए इन्होंने बोला कि अब तो आपका जब ड्यू होगा तभी होगा। जी न्यूज की टीम इस धांधली की पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए जब गैस एजेंसी तक पहुंची तो वहां मौजूद स्टाफ गोलमोल जवाब देते नजर आए। उन्होंने बुक नहीं किया तो इनका सिलेंडर किसको डिलीवर किया गया? देखिए, बुकिंग तो वाले सिस्टम से कोई गलत बुकिंग हो गई होगी, ये हम मान रहे हैं। अब जाना तो इसी पते पे चाहिए। अगर नहीं गया तो ये मिसिंग है, तो हम इसको देखेंगे। यही वजह है कि ऐसे धांधलीबाजों के खिलाफ योगी शासन और प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर के संकट की अफवाहों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त है और उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग का आज 32वां दिन हो चुका है। दुनिया में शहर शहर इस जंग का असर भी दिखाई पड़ रहा है। हर देश की तरह भारत में भी असर दिखाई पड़ रहा है। असर यह कि कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन जो जमाखोर हैं, जो अफवाहबाज हैं, उनके खिलाफ जी न्यूज अपनी ग्राउंड स्ट्राइक कर रहा है, बेनकाब कर रहा है। कैसे ग्राउंड स्ट्राइक में ये सारे अफवाहबाज, ये सारे जमाखोर सामने आए, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं मैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अफवाह फैलाकर कैसे सिस्टम को बदनाम किया जाता है, कैसे लोगों को परेशानी के अंधेरे में धकेला जाता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग को बहाना बनाकर मुनाफाखोर जिस मकसद को हासिल करना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब होते भी दिख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अफवाह का असर देखिए। गैस एजेंसी ने दफ्तर पर नोटिस लगा रखा है कि सिलेंडर घर पर डिलीवर किए जाएंगे,
लेकिन लोगों का आरोप है कि सिलेंडर घर नहीं पहुंच रहे। सिलेंडर होते हुए भी कहां जा रहे हैं किसी को नहीं पता। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, घंटों से लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं। जिनका कहना है कि वो ऑनलाइन बुकिंग कर चुके हैं, उनके पास मैसेज आ गया है, पेमेंट हो चुकी है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये देखिए यहाँ पे जो लोग लाइन में खड़े हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि सिलेंडर वो बुक कर चुके हैं, उनकी पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन घर पे सिलेंडर नहीं पहुँच रहा है। मुंबई का हाल भी जुदा नहीं है। मुंबई के मीरा रोड इलाके में घरेलू सिलेंडर से भरे कई ट्रक मिले। मौके पर मौजूद कर्मचारियों से सिलेंडर की जांच कराई गई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग चौंक गए, क्योंकि सिलेंडर का वजन उसके कुल वजन से अलग था। 16.8 है, तकरीबन 31 होना चाहिए आसपास, 31 के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल, आप रैंडम कोई भी चेक कीजिए, आपको लगभग सामान से ही जो वजन है आपको वही मिलेगा जो हो रहा है। दिल्ली, मुंबई से लेकर जम्मू तक हर जगह एक जैसी तस्वीरें ही देखने को मिल रही हैं। गैस एजेंसीज के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। लोगों का कहना है कि बुकिंग के बाद भी समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे। और अभी भी देखिए लगातार कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पर। और क्या आपके वहाँ सिलेंडर्स नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे सर। मैं 10-15 दिन से परेशान हूँ। ये बोलते हैं इधर आओ, बोर कैंप में गाड़ी आई है, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी जाके पता चलेगा गाड़ी आई कि नहीं। पिछले 1.5-2 महीने से गाड़ी वहाँ पे प्रॉपर नहीं आ रही है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में भी कालाबाजारियों की करतूत सामने आ रही है। राजस्थान के अलवर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इजराइल खान के परिसर से 15 गैस सिलेंडर बरामद किए। वहीं राजधानी जयपुर में एलपीजी संकट के बीच गैस माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 74 सिलेंडर जब्त किए गए। नागौर के मकराना शहर में भी रसद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 25 सिलेंडर जब्त कर लिए। यानी एक तरफ अफवाहों से डर का माहौल तो दूसरी तरफ गैस माफियाओं का खेल। हालांकि प्रशासन लगातार एक्शन में है और सख्त कार्रवाई जारी है और लोगों को अफवाह से सावधान रहने की भी सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जिसके बाद डॉक्टर्स और अस्पतालों से आपका विश्वास हिले। जमीन पर, धरती में, समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जान बचाने वाला। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में डॉक्टर्स की एक टोली ने, एक गैंग ने इस पेशे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। योगी फोर्स ने एक ऐसे किडनी रैकेट का खुलासा किया जो जरूरतमंद लोगों को पकड़ता था, पहचानता था, उनको पैसों का लालच देता था और उनकी किडनी लेता था। उस किडनी को आगे बेचता था ऊंचे दाम पर और उनकी किडनी से, उनके अंगों से खुद को मुनाफा दिलाता था। खुलासा यह कि गिरोह बहुत लंबे समय से इसी गैर कानूनी इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चला रहा था। योगी फोर्स का वार किडनी रैकेट तारता। एक भी पेशेंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हम आगे बढ़ के देखते हैं कि कुल 60 से 80 लाख रुपए की डील में यहाँ पर काम रहा। 60 लाख का झांसा, 4 लाख में किया सौदा। कितना पैसा? 4 लाख। कानपुर के अस्पतालों में इंसानी जान के दुश्मन। अस्पताल नंबर 1, अस्पताल नंबर 2, अस्पताल नंबर 3। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये वो 3 बड़े अस्पताल हैं जहां जिंदगी बचाने के नाम पर मौत का सौदा किया जा रहा था। गैर कानूनी तरीके से किडनी की खरीद फरोख्त हो रही थी, पैसों का लालच देकर जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। लेकिन योगी फोर्स के रडार से इंसानी जान के दुश्मन बच नहीं पाए। यूपी एसटीएफ, विजिलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइंट रेड मारी और रेड में किडनी तस्करी के इस बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक ये रैकेट लंबे वक्त से गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चला रहा था। डॉक्टर यहाँ पर कोई नहीं है, लखनऊ और दिल्ली के डॉक्टर आते थे और ये गंदा धंधा इस अस्पताल में चलता था। इसके साथ ही प्रीति हॉस्पिटल यानी प्रिया हॉस्पिटल के साथ में मेडीलाइफ यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद में 2 पेशेंट डोनर को भी मेडीलाइफ में शिफ्ट किया गया और जिसको किडनी चाहिए थी उसको प्रिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हमारी निगाहें जहाँ जहाँ जा रही हैं, देखिए ये पूरी तरीके से इन्होंने अपना वार्ड बना रखा है और इस वार्ड में भी एक भी पेशेंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आरोप है कि ये रैकेट गरीब और जरूरतमंद लोगों को पैसों का लालच देकर किडनी डोनेट करने के लिए तैयार करते थे। किडनी लेकर बाद में फर्जी दस्तावेजों के जरिए ट्रांसप्लांट कराया जाता और किडनी बेचने वालों से मोटी रकम वसूली जाती।
जानकारी के मुताबिक गिरोह यूपी के अलग अलग हिस्सों से किडनी डोनर्स को झांसे में लेते, फिर लखनऊ से डॉक्टर बुलाकर कानपुर में अवैध ट्रांसप्लांट करवाते। किडनी रैकेट के डॉक्टर्स एक किडनी 60 लाख रुपए में बेचते थे और किडनी देने वालों को 8 से 9 लाख रुपए का लालच दिया जाता था, जबकि बाकी रकम दलालों और डॉक्टर्स के बीच बढ़ जाती थी। छापेमारी के दौरान कानपुर के एक अस्पताल में किडनी डोनर भी मिला, जिसे मेरठ के एक डॉक्टर ने मोटी रकम का लालच दिया। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि किडनी देने वाला लड़का MBA फाइनल ईयर का छात्र है और किडनी निकालने के बाद इसे सिर्फ 4 लाख रुपए दिए गए। कितना पैसा अभी दिए नहीं, मतलब कितने पैसे की बात हुई थी? तो मैंने बोल रखा था। कितना? 4 लाख। हाँ? छापेमारी के बाद अस्पतालों में सन्नाटा है। डॉक्टर्स के नेम प्लेट दीवारों पर टंगे हैं, लेकिन कैबिन खाली है और स्टाफ हैरान परेशान। अस्पताल के अंदर तस्वीर देखिए, रिसेप्शन पूरी तरीके से खाली, यहाँ पर भी कोई डॉक्टर कर्मचारी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम ये जितने लाइन से आपको केबिन दिख रहे हैं, डॉक्टर के नाम ऊपर लिखे हुए हैं और ये पूरी तरीके से केबिन देखिए यहाँ पर जो है ये खाली है। किडनी ट्रांसप्लांट का ही काम होता है या और नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं? ये किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी, बट नॉर्मल पेशेंट आते हैं, OPD चलती है, हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आता है, मैं सिर्फ दवा डिस्पेंस करता हूँ, इतनी जानकारी है मुझे। जांच में इस नेटवर्क के तार यूपी के लखनऊ, मेरठ और उत्तराखंड तक जुड़े हैं, यानी ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला हो सकता है। इस पूरे मामले में डॉक्टर समेत कई दलालों को हिरासत में लिया गया और अब स्वास्थ्य विभाग, STF और विजिलेंस की टीम्स हर एंगल से जांच में जुटी है। जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पे इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन कर रहा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। इस रेड के बाद योगी फोर्स ने साफ कर दिया है कि सिंडिकेट के पीछे कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि अब तक कितने लोगों को इस रैकेट का शिकार बनाया जा चुका है। लेकिन इस वारदात ने सबसे भरोसेमंद मेडिकल सिस्टम पर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब दिल्ली की एक तस्वीर, एक खबर दिखाता हूं मैं आपको, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि लगभग 2.5 महीने के दरमियान में ये दूसरी बार ऐसी खबर दिल्ली के श्रीनगर इलाके से बहुत संवेदनशील मामला सामने आया। श्रीनगर में अपने घर के बाहर सुअर बांध करके लोगों ने उनकी पूजा शुरू। ऊपर एक पोस्टर लगाया गया, वराह अवतारक। लोगों की श्रद्धा है। जिन लोगों ने काम किया उनका कहना यह कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनको परेशान करते हैं। तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन दिल्ली के अंदर इसी को लेकर विवाद भी हुआ। विवाद क्या है, आरोप क्या है, ये ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें और वीडियो सेंट्रल दिल्ली के श्रीनगर इलाके की है, जहां लोग अपने घरों के बाहर वराह भगवान के पोस्टर चिपका रहे हैं, सुअर पाल रहे हैं। सब कुछ हो रहा है एक सांप्रदायिक तनाव की वजह से। यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों का आरोप है कि उनकी गली में एक मुस्लिम शख्स ने मकान खरीदा और फिर इलाके के हालात बदलने लगे। हिंदू परिवारों को डराया धमकाया जाने लगा, महिलाओं और बच्चियों से बदसलूकी की जाने लगी और घरों के बाहर हड्डियां और गंदगी फेंकी जाने लगी। ये लोग क्या करते हैं, हाँ गंदे कपड़े फेंकते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, मांस फेंकते हैं, तो वो लोग, हमको तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग तो हिंदू लोग हैं, देखो हम लोगों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। देख के गंदी नज़रों से देखना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, बच्चों को कमेंट करना, तो वो चीज़ हम लोग तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो 12 अवतार समझते हैं ना अपने इसको। हाँ। मर्द विष्णु के अवतार हैं, जिसको परेशानी होगी वही मार सकता है। खास बात यह है कि श्रीनगर में 90% हिंदू आबादी है। इसके बावजूद हिंदुओं को डर सता रहा है। कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बारी यहाँ पे आया, कुछ दिन से बाद में इसने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। यहाँ पे पहले कोई मुद्दा नहीं था, बहुत शांति थी यहाँ पे। मंदिर में जो भी वहाँ थे उस टाइम जो लोग थे वो यही कह रहे थे कि भीड़ यही बोल रही थी कि मंदिर तोड़ दो और हमारे प्रधान जी उनके घर में आग लगा दो। जो चीज़ है ना, पैटर्न काम कर रहा है इनका। मगर हिंदू परिवारों के सुअर पालने पर भी मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले सुअर को जहर दे दिया गया। इलाके के हिंदुओं को घेरने की कोशिश की गई और गली का मंदिर तोड़ने की धमकी तक दी गई।
हिंदुओं का मोहल्ला है ओंकार नगर, यहाँ पर इनकी ये शिकायत है कि एक दो मुस्लिम परिवार पहले आए और अभी जो पीछे वाली गली है ओंकार नगर की उसमें बहुत से लोग आ गए हैं और बहुत से लोगों का आरोप है कि एक पैटर्न काम कर रहा है धीरे धीरे इन्वेजन का। अब प्रशासन फ़िलहाल तो इनके सपोर्ट में ऐसा इनका कहना है कि खड़ा है, हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो कोई भी अनटूवर्ड कोई ऐसी घटना या कोई तनावपूर्ण या उपद्रव की स्थिति को रोकने के लिए यहाँ पे काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर किया गया है। बहुत से आरोप हैं, कहा गया था कि 200-300 लोगों ने ये मंदिर है उसको भी घेरने की कोशिश की थी और उसको डिमोलिश या तोड़ने की भी कोशिश की थी। तो इसको लेकर भी यहाँ पर काफ़ी नाराज़गी है और ये हिंदू परिवार कह रहे हैं कि और अभी ये मामला आगे तक ले जाएंगे और इनकी ये कोशिश है कि जो उपद्रवी तत्व हैं फ़िलहाल ये मोहल्ला छोड़ के जाएं ताकि ये चैन से रह पाएँ। तनाव इस हद तक पहुंच गया कि श्रीनगर में भारी सिक्योरिटी तैनात करनी पड़ गई है और फिलहाल मौके पर सीआरपीएफ की प्लाटून, रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी, 2 डीसीपी, एसीपी लेवल के अधिकारी मौजूद ताकि यहां किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव को रोका जा सके। काफ़ी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पर कई गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं और वरिष्ठ पुलिस अफसर भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये गाड़ी है और आरएएफ की तैनाती की गई है, यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, हैवी डिप्लॉयमेंट है। ये वही इलाका है ओंकार नगर का जहाँ पर कुछ हिंदुओं ने सूअर पाल लिया था और उसके बाद से विवाद गहरा गया था। इससे पहले दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान तरुण नाम के युवक की हत्या के बाद लोगों ने सूअर पालना शुरू कर दिया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। और अब दिल्ली में एक और खतरा है। दिल्ली से गिरफ्तार लश्कर के आतंकी शब्बीर लोन से पूछताछ में खुलासा हुआ। इन खुलासों में जो सबसे बड़ी बात आई वो बात आई दिल्ली के मंदिरों को लेकर, जिसके मुताबिक साउथ दिल्ली के बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर थे। इसमें कौन कौन से मंदिर थे लिस्ट जरा सुनिए। इसमें छतरपुर मंदिर शामिल था, इस लिस्ट में कालकाजी मंदिर का नाम था और इस लिस्ट में लोटस टेंपल भी शामिल है। दिल्ली का कालकाजी मंदिर आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली के लोटस टेंपल को भी दहलाने का प्लान था। दिल्ली के छतरपुर मंदिर पर भी आतंकियों की नजर थी। हाफिज सईद के आतंकी दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाकर इन मंदिरों को निशाने पर लिए हुए थे। कोशिश थी मंदिरों पर हमला कर दिल्ली में बड़े धमाके की, लेकिन उससे पहले ही हाफिज के ये गुर्गे सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ गए। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ लश्कर का आतंकी शबीर अहमद लोन जिन इरादे से दिल्ली में दाखिल हुआ था उसका अब एक एक कर खुलासा हो रहा है और लश्कर के दिल्ली वाले प्लान से भी पर्दा उठने लगा है। गिरफ्तार लश्कर के आतंकी शबीर ने खुलासा किया है कि उसके निशाने पर साउथ दिल्ली के फेमस मंदिर थे, जिनकी उसने बाकायदा रेकी भी की थी। इसमें दिल्ली का कालकाजी मंदिर, लोटस टेंपल और छतरपुर मंदिर शामिल था। इन सभी मंदिरों की रेकी करने के बाद उसने वीडियो पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर को भेजी थी। दिल्ली के गाजीपुर से गिरफ्तार शब्बीर अहमद लोन की इंट्रोगेशन के दौरान उसने खुलासा किया कि उसके भेजे हुए बांग्लादेशी नागरिक और बाकी लोगों ने दिल्ली के कई मंदिरों की रेकी की थी और उनमें से एक कालकाजी मंदिर भी है। इस मंदिर के भी वीडियो उन लोगों ने शब्बीर अहमद लोन को भेजे थे, जिन्हें उसने लश्कर तैयबा के जो उसके हैंडलर हैं जो पाकिस्तान में बेस्ड हैं उनको भेजे थे और उनसे इंस्ट्रक्शन की इंतज़ार की जा रही थी। लश्कर के आतंकी सिर्फ मंदिरों की ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई और इलाकों की भी रेकी कर रखा था, जिसमें दिल्ली का कनॉट प्लेस, पहाड़गंज के कई इलाके शामिल थे। शबीर का मकसद दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजारों और धार्मिक स्थलों पर धमाका करना था और इसके लिए बाकायदा वो बेरोजगार युवाओं को बरगलाकर नया स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। उन्होंने बाकायदा लोटस टेंपल, कालकाजी मंदिर और साथ में छतरपुर मंदिर के वीडियो बनाए थे। ये लोटस टेंपल जो दिल्ली का बेहद लोकप्रिय मंदिर है और देश विदेश के लोग जो हैं वो अक्सर यहाँ पर आते हैं, भारी भीड़ यहाँ पर रहती है। कालकाजी मंदिर और लोटस टेंपल के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और इन दोनों जगहों के वीडियो शब्बीर अहमद लोन के
मोबाइल फ़ोन से मिले हैं, यानी कि एक बड़ी वारदात करने की साजिश रची जा रही थी। शबीर अहमद लोन ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर के टॉप आतंकी बांग्लादेश में TRF की तरह नया आतंकी संगठन बनाने की कोशिश में लगी है। ये वही आतंकी संगठन है जिसने पिछले साल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला किया था। इसी संगठन के लिए वो दिल्ली NCR में रेकी का रिक्रूटमेंट का काम शुरू करने वाला था। कई जगहों की रेकी कराई थी, जो हैवी फुटफॉल एरियाज थे उनकी रेकी कराई थी, ताकि उन जगहों पे किसी दहशतगर्दी को अंजाम दिया सके। अब चूंकि इसका एक मॉड्यूल बस्ट हो गया था, तो ये फिर से आया था नई संभावनाओं को तलाश करने, नए लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसी प्रोसेस में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब शबीर से ये उगलवाने की कोशिश कर रही है कि उसके संपर्क में और कितने लोग थे और क्या दिल्ली में अभी भी कोई लिविंग बम या स्लीपर सेल सक्रिय है। पश्चिम बंगाल चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, लेकिन अब ये जय बंगाल और जय श्री राम पर आ चुका है। जय श्री राम के नारे से आग बबूला होने वाली ममता बनर्जी की सत्ता को हिलाने के लिए बीजेपी ने राम नाम को अपना हथियार बनाने का ऐलान किया। तो मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में ममता लगातार डर का माहौल दिखाने की कोशिश कर रही है और इसी सियासी घमासान में बंगाल चुनाव को हिंदू और मुसलमान के एजेंडे पर लाकर खड़ा कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी अपनी सियासी पारी को बचाकर चौका लगाने की तैयारी कर रही हैं। तो बीजेपी ममता के किले को ढहाकर सत्ता के नए समीकरण सेट करने की तैयारी कर रही है। और बंगाल की सियासी लड़ाई बांग्ला वर्सेस राम पर आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में 2026 की फाइट सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है और बीजेपी ने राम नाम के सहारे ममता से बंगाल छीनने का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में दिलीप घोष ने खड़गपुर में अपने चुनावी प्रचार के दौरान जय बंगला बना जय श्री राम का नारा बुलंद कर दिया। दिन तो शुद्ध जय बंगला ही चलतो ना, एबार टक्कर जय श्री राम एसे गेছে। मतलब इस बार बंगाल चुनाव में मां माटी मानुष से ज्यादा जय श्री राम का नारा सुनाई पड़ने वाला है। और बीजेपी के इस एजेंडे के पीछे है ममता का हिंदुत्व, सनातन और राम नाम से परहेज। अपने 3 कार्यकाल में ममता अपनी इस नफरत को कई बार जाहिर और साबित कर चुकी हैं। दीदी को राज्य में भगवा रंग के घर पर आपत्ति है, दीदी को टीम इंडिया की भगवा प्रैक्टिस जर्सी पर आपत्ति है, दूरदर्शन का भगवा लोगो भी ममता को पसंद नहीं आया और जय श्री राम के नारे पर आपत्ति को ममता कई बार जाहिर कर चुकी है। बंगाल में मौका कोई भी हो, ममता को जय श्री राम का नारा कतई बर्दाश्त नहीं होता। नारा चाहे सड़क पर लगे या किसी कार्यक्रम में, जय श्री राम का नारा सुनते ही ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, बंगाल में बवाल पर जब भी ममता ने मुंह खोला, बीजेपी को राम नाम पर ही घेरा है। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। यही वजह है कि चुनावों के ऐलान के साथ ही बीजेपी जय श्री राम के नारे को पुरजोर तरीके से बंगाल में अपनी ताकत बनाने में जुटी है। पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल में राम राज का ऐलान करते हुए ममता सरकार पर हमला बोला था। बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, सब लोग राम राज्य चाहते हैं। भवानीपुर में इसका पहले ऐसा नजारा नहीं देखा गया था। राम राज्य पूरा बंगाल में राम। और अब बीजेपी के इसी हिंदू और हिंदुत्व को काटने के लिए ममता बंगाल की जनता को नॉनवेज छिन जाने का डर दिखा रही है। मुस्लिम बाहुल मिदनापुर में ममता ने रैली करते हुए एक बार फिर मुस्लिम वोट बैंक को डराकर पाले में लाने की कोशिश की।
বিজেপি আসলে কি বলছে, মাছ খাওয়া যাবে না, বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না, আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও बीजेपी एक पक्ष। अब इसे ममता की नफरत कहिए या डर, लेकिन बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने और बीजेपी को पछाड़ने के लिए श्री राम के नारे को नकारना ममता की मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात उस युद्ध की जो लगातार 31 दिनों से जारी है। ईरान इस जिद पर कि परमाणु बम बनाकर रहेगा, वो किसी और मांग को नहीं मानेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान को खत्म करके रहेंगे और पूरी दुनिया को इंतजार है इस तबाही का अंजाम क्या होगा। अमेरिका के युद्ध मंत्री, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आज ऐलान किया कि ये हमले और ज्यादा भयानक होने वाले हैं। लेकिन दुनिया कयास ये लगा रही है कि अप्रैल के महीने में एक ऐसा योग बन रहा है जो महाविनाश के संकेत भी है। और ये ज्योतिष गणना 8 दशकों के बाद ऐसी गणना सामने आ रही है। इसी बात की पूरी चिंता भी है। अप्रैल का बारूदी महीना ईरान को जला देगा। 86 साल बाद खतरनाक विध्वंसक का। 1 महीने से ट्रंप ऐलान कर रहे हैं हम जीत गए, ईरान हार गया, लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिख रही है। मिडिल ईस्ट की तबाही इस बात की गवाही दे रही है। कि ये युद्ध अब आसानी से खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि न अमेरिका जीतता दिख रहा है, न ईरान हारता दिख रहा है। बस ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, अमेरिका के गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, समझौते का नाम लेकर ईरान की घेराबंदी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी तेहरान पर कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आने वाले दिन कल्पना से बिल्कुल अलग होने वाले हैं? क्या अप्रैल में ईरान पर ऑल आउट अटैक होने वाला है? क्या दुनिया एटमी तबाही की कगार पर खड़ी है? क्योंकि अगर ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ट्रंप के पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं, सरेंडर करके लौट जाना या पूरे ईरान को तबाह करना। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप जिस अंदाज में अमेरिकी प्रभुत्व का विस्तार करने के मिशन पर निकले, उससे इतना तो तय है कि अमेरिका शर्मसार होकर नहीं लौटेगा। ऐसे में ट्रंप के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प बचता है, वो है ईरान में सब कुछ राख कर देने का। ट्रंप के पिछले कुछ बयान भी यही बता रहे हैं और ज्योतिषीय गणना के मुताबिक ऐसी ही तबाही का संयोग बन रहा है। दरअसल ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अप्रैल महीने में बन रहे खतरनाक योग महाविनाश की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने मंगल का अग्नि तत्व में प्रवेश है और जब जब मंगल का गोचर मेष राशि में होता है तो वो शनि पर क्रूर दृष्टि डालता है, जिससे द्वंद्व योग बनता है। इसके अलावा शनि राहु की विनाशकारी युति भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ओर इशारा कर रही है। ऐसा ही योग 1917 और 1940 में बना था, जब अप्रैल के महीने में दुनिया ने भीषण तबाही का दौर देखा। 109 साल पहले अप्रैल 1917 में आधिकारिक रूप से पहले विश्व युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई थी। कई फ्रंट पर जंग छिड़ी हुई थी, लाखों सैनिक और नागरिक मारे गए। 86 साल पहले अमेरिका 1940 में मिलता जुलता संयोग था। नाजी जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे पर हमला किया, हजारों सैनिक और नागरिकों की जान गई। और अब 8 दशक बाद अप्रैल 2026 में ईरान अमेरिका के बीच डेडलॉक की स्थिति है। मिडिल ईस्ट में महाविनाश का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इस चिंता को और गंभीर बना रही ईरान की तैयारी। खबर है कि ईरान जल्द परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकता है। ईरान की संसद में इस पर विचार विमर्श हो रहा है और एटमी हथियारों को लेकर ईरान का यही संकल्प अमेरिका इजरायल को सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा है।
पहले भी ईरान ने अमेरिका की लगभग सारी बातें मान ली थी। दुश्मनी के बावजूद खामनेई के अधिकारी ट्रंप से बात कर रहे थे। ईरान की एटम बम बनाने की जिद पर ही पेंच फंसा हुआ था और एक बार फिर महीने भर की तबाही के बाद सुई वहीं अटक गई और फैसला अप्रैल के महीने में होना है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप या जूनियर खामनेई में से कोई एक पीछे हटेगा या फिर दुनिया को एक और महाविनाश का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जिद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी? क्या तेहरान में हो रही बमबारी में इस्लामाबाद तबाह हो जाएगा? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की बेबसी बढ़ती जा रही है। खाड़ी में जंग के एक एक दिन से पाकिस्तान पर तेल और गैस दोनों की मार बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान दशकों पीछे पहुंच गया है। अगर नहीं रुकेंगे ट्रंप तो पाक का निकलेगा दम। आतंक के मुल्क का हाल बुरा, युद्ध ने 50 साल पीछे धकेला। पूरी दुनिया चाहती कि जल्द से जल्द ईरान युद्ध का समाधान हो जाए, बारूदी विध्वंस रुक जाए, क्योंकि इसका असर हर मुल्क पर दिख रहा है। लेकिन कंगाल पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा तड़प रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ईरान उड़ा देंगे, तेल गैस को तबाह कर देंगे, खलीफा का मुल्क वीरान बना देंगे। इन धमकियों से जितनी टेंशन तेहरान में होगी, उससे कहीं ज्यादा हड़कंप इस्लामाबाद में मचा हुआ है। दरअसल युद्ध जितने दिन और खींचेगा, पाकिस्तान उतना पीछे चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक नहीं, हर मोर्चे से बुरी खबर आ रही है। एक तरफ दाने दाने को तरसती आवाम बदहाली में जी रही है। तेल गैस की किल्लत को लेकर शहबाज शरीफ की बैठकों का दौर चल रहा है। इस बीच बलूचिस्तान में नया बम फूटा है, एलपीजी गैस वाला बम। क्वेटा के पास एक बड़ी गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने पाइपलाइन के नीचे बम प्लांट किया, जिसमें 18 इंच वाली मुख्य पाइपलाइन में विस्फोट हो गया और आसपास के कई जिलों में गैस सप्लाई बाधित हो गया। ऐसे में जब पाकिस्तान सरकार पहले ही किसी तरह टुकड़े टुकड़े जोड़कर पाकिस्तानी आवाम के आक्रोश से बचने की कोशिश कर रही, ऐसे में गैस पाइपलाइन पर अटैक ने मुनीर एंड शहबाज कंपनी के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिसमें मुनीर शहबाज की बौखलाहट साफ दिख रही है। खबर यह है कि शहबाज सरकार तेल गैस चुराने वालों पर आतंकी धारा लगाएगी। नए नियमों के तहत 14 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। आरोपी पर 3 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शहबाज सरकार की दलील है कि पाकिस्तान में तेल और गैस चोरी की घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। नए नए माफिया नेटवर्क खड़े हो गए जो आपदा को अवसर बनाकर डबल से भी ज्यादा कीमतें वसूल रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिस मुल्क में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, वहाँ गैस चोरों के लिए इतनी सख्ती, ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान का हाल कितना बुरा हो चुका है। इसके बावजूद अपने ही लोगों को गुमराह करने के लिए मुनीर शहबाज खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताते हैं। अमेरिका की दलाली को मददस्ता का नाम दिया जाता है, लेकिन अब एक हफ्ते के बाद यहाँ भी ईरान ने पाकिस्तान को औकात दिखा दी। ईरान ने कहा, अमेरिका बिचौलियों के जरिए बेकार की डिमांड रख रहा है, पाकिस्तान का अपना मंच है, हम इसमें शामिल नहीं हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान हर मोर्चे पर मात खा रहा है। 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क भूख से बिलबिला रहा है और इसकी वजह कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान की अपनी नीतियां हैं। क्योंकि पाकिस्तान का पूरा फोकस आतंक फैलाने पर रहा है। कर्ज में मिलने वाला पैसा भी टेरर फंडिंग में लगा दिया जाता है। अमेरिका और चीन की गुलामी, अपनी कोई पॉलिसी ही नहीं, भ्रष्ट फौज का कंट्रोल, राजनेताओं का अपना अस्तित्व ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर खाड़ी युद्ध का सबसे बुरा असर पड़ा। और अगर ट्रंप ने ईरान में तबाही नहीं रोकी तो पाकिस्तान में ऐसा त्राहिमाम मचेगा कि मुनीर शहबाज का भिखारी मुल्क पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।